दोस्तों, कोलकाता के हावड़ा रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। उसी में एक आदमी दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, सभी बेंच पर लोग बैठे हुए थे। अब जो वो आदमी था इधर उधर उसी जंक्शन में घूमता है, अपना टाइम पास करता है क्योंकि ट्रेन आने में थोड़ी लेट थी। तभी घूमते घूमते उस आदमी की नजर पड़ जाती है एक महिला पर जो कि बेंच पर बैठी हुई थी। उस महिला को एक झलक देखने के बाद उस आदमी को ऐसा लगता है कि शायद मैं इस महिला को जानता हूँ। अब वो घूमते घूमते चला जाता है उसके सामने। जब उसको नजदीक से वो देखता है तो एकदम से दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी होती है जिससे उसका 5 साल पहले तलाक हो गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के हावड़ा रेलवे जंक्शन से। कोलकाता के हावड़ा रेलवे जंक्शन में बहुत सारे यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत बड़ा जंक्शन है और वहां से बहुत ही दूर दूर की ट्रेन आती है वहां पर जाने के लिए। यात्रियों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसी में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहन। रोहन भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसको नई दिल्ली जानी थी। बहुत भीड़ थी वहां पर बैठने के लिए जगह भी नहीं था। जितने भी बेंच बने हुए थे सभी पर महिलाएं और जेंट्स बैठे हुए थे। गर्मी का मौसम था, वो इधर उधर घूमता है, टाइम पास करता है। ट्रेन भी लेट थी, इस वजह से वो काफी बोर हो जाता है। अब वो बैठने के लिए जगह ढूंढने लगता है। अब इसी तरह से घूमते घूमते जाता है एक किनारे जंक्शन पर। तब वहां पर उसकी नजर पड़ जाती है अचानक से एक महिला पर जो कि कुछ महिलाओं के साथ बैठी हुई थी बेंच पर। सस्ती पुरानी साड़ी पहनी हुई थी और उसको देखकर ऐसा लगता था कि बहुत ही गरीब घर की है। अब अचानक से रोहन की नजर पड़ जाती है उस महिला पर। जब उस महिला को देखता है तो वो शायद ऐसा लगता है उसे कि वो उसको जानता है, लेकिन अच्छे से चेहरा देख नहीं पाता है। अब उसकी वजह से उसके करीब जाता है। जब फेस टू फेस उसको सामने से देखता है तो रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि रोहन की ही बीवी थी जिससे 5 साल पहले रोहन का तलाक हो गया था। अब जब वो भी देखती है रोहन को तो वो भी एकदम से दंग रह जाती है। उस महिला का नाम होता है दीपिका। जब दीपिका देखती है रोहन को तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वो नजरें चुरा लेती है। अब जो रोहन था वो बेचैन हो जाता है उससे बातें करने के लिए। वहां पर 2-3 महिला बैठी हुई थी, बैठने के लिए जगह भी नहीं थे। अब रोहन क्या करता उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो दीपिका थी वो नजरें चुरा लेती है। अब वो जाता है उसके पास और वहां पर जो महिलाएं बैठी होती है उनसे कहता है कि मैडम, क्या आप सीट छोड़ सकती है, मुझे इनसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अब जो महिला बैठी हुई थी वो ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करती है, वो चुपचाप वहां से उठ जाती है और दूसरे तरफ जाकर बैठ जाती है। अब उसके बगल में बैठ जाता है रोहन। उसके बाद पूछता है कि दीपिका कैसी हो, तलाक के 5 साल बाद आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतने दिनों से कहाँ थी, कभी तुमने ना फोन की ना ही मिलने की कोशिश की। अब दीपिका कहती है कि कैसे मिलती मैं आपसे, तलाक जो हो चुका है हमारा, और तलाक के बाद मैं कैसे मिल सकती थी आपसे। अगर आपको बात करने का इतना ही मन था तो आप मुझे फ़ोन भी तो कर सकते थे। अब रोहन कहता है कि मैं कैसे फ़ोन कर सकता था, कभी तुमने बात करने की कोशिश नहीं की। तलाक के बाद अगर मैं तुम्हें फ़ोन करता तो पता नहीं तुम्हारे घर वाले क्या क्या कहते हैं। वैसे भी तुम अपने माँ बाप के कहने पर ही चलती हो, अपने भाई के कहने पर चलती हो, और उन्हीं लोगों की वजह से हमारा तलाक भी हुआ है। तो और बताओ, तुम खुश तो हो ना तलाक लेने के बाद? वैसे तुम्हारी हालत देखने के बाद लगता नहीं है कि तुम खुश होगी। क्योंकि दोस्तों, जो दीपिका थी जब अपने पति के घर में रहती थी तो उसका लुक ही अलग था। अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती थी, हमेशा वो ब्रांडेड कपड़े का कलेक्शन किया करती थी, हमेशा वो हफ्ते में एक बार ब्यूटी पार्लर जाया करती थी। उसको देखकर लगता नहीं था कि वो गरीब घर की है। और जब तलाक के 5 साल बाद रोहन दीपिका को देखता है तो दंग रह जाता है। एकदम सस्ती सी साड़ी पहनी हुई थी और उसका जो हुलिया था उसे देखकर लगता था कि किसी गरीब घर की औरत है।
अब जो रोहन था वो दीपिका से पूछता है कि अच्छा तुम कहाँ जा रही हो, जो ट्रेन का यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रही हो। दीपिका कहती है कि दरअसल मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। मेरे भैया वहीं पर रहकर जॉब करते हैं और पापा की देखभाल वही कर रहे हैं, भाभी भी वहीं पर है, बस मैं पापा से ही मिलने के लिए जा रही हूँ। जब रोहन इतना सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब रोहन उसके पापा से मिला था तो उसके पापा हट्टे खाटे थे, इसलिए वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि अचानक से उनको हो क्या गया। उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी और उनको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी वो बीमार पड़ जाएंगे। तब जाकर दीपिका कहती है कि दरअसल उनको हार्ट अटैक आया था, इसी की वजह से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस मैं उनसे मिलकर 2 दिन में ही वापस लौट जाऊँगी। अब इस तरह से दोनों में बातचीत होने लगती है। दीपिका भी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब रोहन कहता है कि दरअसल मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ महीने पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसी का अब इंटरव्यू है। एग्ज़ाम में तो मैं पास हो गया, बस 2 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू है, उसी इंटरव्यू को देने के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो गया तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, वो भी काफ़ी अच्छी खासी। अब इस तरह से दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद अब ट्रेन आ जाती है। सभी यात्री अपना अपना डब्बा ढूंढते हैं और चढ़ जाते हैं। उन दोनों का जो टिकट था वो जनरल डब्बा का था। अब दोनों एक ही डब्बा में चढ़ जाते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। किसी तरह से रोहन एक सीट को कब्जा कर लेता है अपना बैग रखकर। उसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर बैठ जाता है और बगल में जो जगह था वो दीपिका के लिए रख देता है। अब जैसे ही दीपिका वहाँ से आगे गुजरती है, रोहन उसको रोक लेता है और कहता है कि दीपिका यहाँ पर आओ, यहाँ पर जगह खाली है। उसके बाद दीपिका भी जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। अब कुछ ही देर के बाद ट्रेन चलने लगता है, दोनों का सफ़र शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद फिर रोहन उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि दीपिका, तुम्हारे साथ हमारी बेटी नहीं है, तुम उसको लेकर नहीं आई क्या? उसका नाम होता है पिंकी। अब दीपिका कहती है कि नहीं, पिंकी को मैं लेकर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, वो घर पे ही है और माँ उसकी देखभाल कर रही है, अभी उसकी छुट्टी नहीं है और एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इस वजह से मैं उसको घर पर ही छोड़ दी हूँ। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों का सफ़र चलता ही रहता है। इस दौरान बहुत सारे खाने पीने के लिए सामान भी आती है बेचने वाले। रोहन कुछ खरीदता है और दोनों बैठकर खाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से रोहन पूछता है कि और बताओ, मैंने जो पैसे दिए थे तुम्हें, उस पैसे से तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा तो हुलिया देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, कुछ काम वाम करती हो कि नहीं? उसके बाद दीपिका कहती है कि क्या काम करूंगी, घर में तो इतना प्रॉब्लम होने लगा मेरे तलाक के बाद से। मेरी भाभी नई नई आई थी, भाभी से मेरी बनती नहीं थी, मेरी भाभी मुझसे आए दिन झगड़ा लड़ाई करती थी, इस वजह से मैं अपने घर से अलग हो गई। मेरी माँ भी मेरे साथ चली गई क्योंकि मेरी भाभी मेरी माँ को भी देखना पसंद नहीं करती थी। मेरी भाभी हमेशा यही कहा करती थी कि आपकी वजह से आपकी बेटी का तलाक हो गया है। यह सारी बातें कहकर मेरी भाभी मेरी माँ से भी झगड़ा करती और मुझसे भी। जब मैं अपने घर से अलग हुई, भाड़े के घर में गई, तो मेरी माँ भी मेरे साथ आ गई और वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी रही वहाँ पर, लेकिन जब भैया को जॉब लग गया तो भाभी भैया के साथ ही दिल्ली चली गई और आज मैं 2 घरों में बर्तन मांजती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ। उससे महीने के मुझे 8,000 मिलते हैं, बस इसी 8,000 से मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। यह सब सुनने के बाद रोहन को बहुत बुरा लगता है। रोहन कहता है तो फिर मैंने जो 4 लाख रुपए दिए थे उसका क्या किया तुमने? अब दीपिका कहती है कि वो पैसे तो सब मेरे भाई ले लिए, मेरे भाई खर्चा कर दिया, उसके बाद वो पैसा मुझे दोबारा कभी मिला भी नहीं। अगर वो पैसा मेरे पास होता तो शायद मैं छोटा मोटा बिजनेस कर लेती और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लेती, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि वो पैसा भी मेरे काम नहीं आया। उसके बाद फिर जाकर रोहन सवाल करता है कि अगर इतनी कठिनाई भरी जिंदगी तुम जी रही हो तो तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। दीपिका कहती है कि कैसे कोई मुझसे शादी कर लेता, मेरी एक बेटी है, मेरी माँ मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देखी, लेकिन कोई भी मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, बस इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जो भी लड़का आता था बस वो यही कहता था कि मैं तुम्हें तो अपना लूँगा लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं नहीं अपनाऊँगा, बस इस वजह से मैं दूसरी शादी नहीं की। आज मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, किसी तरह से मैं अपना गुजारा करती हूँ, बेटी को किसी तरह से
पढ़ा रही हूँ। यह सारी बातें सुनने के बाद रोहन कहता है कि वो दिन याद करो जब मैं तुम्हें रानी की तरह बनाकर रखता था। घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती थी, जो मांगती थी तुम वो सब मैं तुम्हें देता था। हफ्ते में एक बार तुम पार्लर जाया करती थी और इतने के बदले तुम्हें घर में थोड़ा काम करना पड़ता था, बर्तन धोना पड़ता था, साफ सफाई करनी पड़ती थी। यह सब तुम्हें भारी लगता था। आज तुम घर संभालती हो, बेटी संभालती हो और दूसरों के घरों में जाकर काम करती हो, वो भी दो घर में। अब बताओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब जिंदगी अच्छी थी या फिर पहले अच्छी थी? अब उसकी बातों को सुनने के बाद दीपिका रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं अपनी माँ की बात ना सुनती, मैं अपने भाई की बात ना सुनती तो शायद आज मेरा तलाक नहीं होता। माँ की बातों को सुनने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में इतना दरार आया है और मैं अपनी माँ की बातों में आकर आपसे झगड़ा लड़ाई करने लगी, तरह तरह की डिमांड करने लगी और उन्हीं की बातों में आकर मैंने आपसे तलाक लिया था। रोहन कहता है कि मैंने तुमसे बार बार मना किया, मैं कितना गिड़गिड़ाया तुम्हारे सामने, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनी। तुम दूसरों की बातों को सुनकर मुझ पर शक करती थी, मुझ पर इल्जाम लगाती थी कि मैं बाहर लड़कियों से बातें करता हूँ, दूसरी लड़कियों के साथ मैं जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। तुम सिर्फ अपनी माँ की बात सुनी, तुम्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था और मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। यह सारी बातें जब रोहन कहता है तो दीपिका और रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ अब पुरानी बातों को याद मत दिलवाइए। आज तक मैं उन सब बातों के लिए पछता रही हूँ और मेरी ज़िंदगी बद से बदतर बन गई है। मैं अपने किए हुए पर बहुत पछता रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसी तरह से धीरे धीरे सफ़र चलता है। रात का वक्त हो जाता है। रात का जब वक्त होता है तो रोहन तो अपने घर से खाना लाया नहीं था, क्योंकि उसके घर में कोई था नहीं। इधर दीपिका भी अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी। अब दोनों खाना तो घर से लेकर आया नहीं था। अब इसी दौरान एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है लगभग आधे घंटे के लिए, क्योंकि क्रॉसिंग होता है। अब वहीं पर रोहन उतरता है। इधर उधर जब देखता है तो वहीं पर पूरी सब्जी बिक रही थी। रोहन जाता है उस दुकान में और दोनों के लिए पूरी सब्जी खरीदता है, पानी का बोतल खरीदता है और फिर चला जाता है अपने सीट पर। वहाँ पर जाने के बाद दीपिका को भी देता है खाने के लिए और खुद भी बैठकर खाता है। दोनों वहाँ पर साथ में खाते हैं। अब इसी तरह से लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। ट्रेन भी खुल चुकी थी। धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। दीपिका अपने बैग से एक चादर निकालती है और फिर दोनों उसी चादर को ओढ़कर एक ही सीट पर सो जाते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से सुबह का वक्त होता है। सुबह के लगभग 10 बजे के करीब ट्रेन पहुंच जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। वहां पर दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। रोहन कहता है कि अच्छा और बताओ कि वहां पर अपने पापा के पास तुम कितने दिनों तक रुकने वाली हो? दीपिका कहती है कि ज़्यादा दिन में नहीं रुकूंगी, 2 दिन बाद ही मुझे वापस जाना है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। पिंकी अकेली है माँ के साथ और फिर मुझे काम भी तो करना है। रोहन कहता है कि मेरा भी काम तो कल बन जाएगा और मैं भी 2 दिन के बाद ही वापस लौटूंगा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ सफ़र कर सकता हूँ? अब इतना जब दीपिका सुनती है तो फिर से उसकी आंखें भर आती है और वो हाँ में सर हिला देती है। रोहन कहता है कि ठीक है, तुम्हारा फ़ोन नंबर दे दो, जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। उसके बाद दीपिका कहती है कि ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अब जाते वक्त रोहन अपने जेब से 2000 रुपये निकालता है और दीपिका के हाथ में थमा देता है। दीपिका लेने से इनकार करती है। रोहन कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ, उसके लिए तुम कुछ खरीद लेना। दीपिका रख लेती है। उसके बाद वो एक ऑटो पकड़ती है और चली जाती है अपने पिता के पास। इधर जो रोहन था उसको जहाँ जाना था वो भी उधर चला जाता है। अब उसके अगले ही दिन रोहन जाता है कंपनी में, इंटरव्यू देता है। उसका इंटरव्यू सक्सेस हो जाता है और जिस कंपनी के लिए वो इंटरव्यू देता है, मैनेजर के पद पर उसे नौकरी मिल जाती है और उसकी सैलरी होती है 80,000 रुपये। अब इस बात से रोहन तो बहुत खुश होता है। खुशी के मारे उसी वक्त वो दीपिका को फ़ोन करता है और कहता है कि दीपिका, मेरा इंटरव्यू सक्सेस रहा और मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मंथली सैलरी है 80,000 रुपये। दीपिका उसे बधाई देती है और कहती है कि मुबारक हो। रोहन पूछता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? दीपिका कहती है कि मेरे पापा की तबीयत अब ठीक है, उनको अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और 2-3 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर रोहन कहता है कि ठीक है, तो कल तो तुम्हें निकलना है ना यहाँ से? दीपिका कहती है कि हाँ, मुझे निकलना है। रोहन कहता है तो तुम टेंशन मत लो, मैं 2 टिकट ले लेता हूँ और साथ में चलेंगे घर। दीपिका भी हाँ कह देती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है।
अगला दिन निकलता है, दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और दोनों की मुलाकात होती है। कुछ देर रुकने के बाद अब ट्रेन आ जाती है। दोनों जाकर अपने अपने सीट पर बैठते हैं। दोनों का सीट बगल में ही होता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद सफ़र शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर रोहन कहता है कि और बताओ दीपिका, तुम्हारे पापा की तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई? तुम्हारी भाभी क्या ख्याल नहीं रखती है? दीपिका कहती है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि भैया पापा को यहीं पर लेकर आ गए हैं और पापा यहीं पर रहते हैं। अब भाभी का रवैया कैसा है पापा के प्रति वो तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि भाभी पहले से ही मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी। अब यहाँ पे कैसा व्यवहार करती है वो मुझे नहीं पता। अब इसी तरह से धीरे धीरे सफ़र आगे की ओर बढ़ने लगता है। दोनों बातचीत करते हैं। इसी बीच चाय वाला आ जाता है। दोनों चाय पीते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह से सफ़र चलता है। कब सफ़र खत्म हो जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब कोलकाता का हावड़ा रेलवे जंक्शन आ जाता है। अब दोनों वहां पर उतरते हैं। उसके बाद रोहन कहता है कि और बताओ दीपिका, कौन सी गाड़ी से तुम घर जा रही हो यहाँ से? दीपिका कहती है कि मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। रोहन कहता है कि कहो, क्या बात है? दीपिका कहती है कि मैं यहाँ से अब अपने मायके नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। जो गलती मैं पहले कर चुकी हूँ उस गलती की वजह से मैं बहुत पछता रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? एक बार अपनी ज़िंदगी में दोबारा मुझे जगह दे सकते हैं? जब रोहन यह बात सुनता है तो रोहन की आंखें भर जाती है। रोहन तो पहले से ही यही चाहता था कि दीपिका उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, क्योंकि दीपिका से तो गलती हुई थी, लेकिन वो खुद की गलती नहीं थी, बल्कि दीपिका अपने माँ बाप और भाई की बातों में आकर इस तरह की गलती कर चुकी थी। रोहन उसी वक्त दीपिका को गले से लगाता है और कहता है कि दीपिका, मैं तुम्हें दोबारा अपनाने को तैयार हूँ। उसके बाद दोनों बैठकर घंटे तक वहीं रेलवे स्टेशन पर बात करते हैं। बात करने के बाद अब दीपिका कहती है कि मेरी बेटी स्कूल में अभी होगी, चलिए एक ही बार साथ में लेकर जाते हैं बेटी को घर। उसके बाद जो रोहन था एक कार बुक करता है, दीपिका के साथ जाता है उसी स्कूल में जहाँ पर उसकी बेटी पढ़ती थी। वहाँ से अपनी बेटी को दीपिका लेती है। वहाँ से लेने के बाद पहले वो अपने घर जाती है जहाँ वो किराए पर रहती थी। वहाँ जाकर अपना सामान लेती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं फिर से जा रही हूँ रोहन के साथ अपनी ज़िंदगी की दूसरी शुरुआत करने के लिए, और आज के बाद आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो अपनी माँ से इतना कहती है और रोहन के साथ चली जाती है। इधर जो दीपिका की माँ थी उस घर में अकेली ही रहने लगती है। दीपिका रोहन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है और आज दीपिका अपने पति रोहन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। रोहन को जब नौकरी मिल जाता है तो रोहन भी कोलकाता छोड़ देता है। दीपिका और अपनी बेटी को लेकर वो दिल्ली चला जाता है। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिला था उसी कंपनी की तरफ से एक आलीशान उसे फ्लैट दिया जाता है। आज भी रोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली में जॉब कर रहा है और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।